हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं, बाकी सब्जेक्ट जो हैं हमारे, उनका तुम लोग अच्छे से वीडियोस देख रहे होगे, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट्स होगा आप लोग जो जरूर है आप लोग पूछ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का SST जो है पढ़ाने वाला हूँ और चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 सिविक्स का, जो कि कहता है पावर शेयरिंग, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है वो शेयर करना जरूरी क्यों है। क्लियर? तो वीडियो शुरू करने से, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब वीडियो देखें आप लोग तो स्टार्टिंग में स्टार्ट और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें और जब एंड करें वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में एंड जरूर लिखें। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है किताबें ले लें, बुक्स ले लें, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स को, चैप्टर्स को समझने में और आसानी हो। सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट की नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो जो आप लोग देखते हैं उसके भी बुक्स आप लोग ले लें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल श्रेड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाकी सब्जेक्ट्स के मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इसके पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें आपने देखा कि जो बेल्जियम था, हमने स्टोरी पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का। ठीक है, तो बेल्जियम में हमने देखा कि फ्लेमिश रीजन, बोलानिया रीजन, अलग अलग रीजन्स में जो है वहाँ कम्युनिटीज डिवाइड हो रखी थी। जो डच स्पीकिंग थे फ्लेमिश रीजन के लोग, जो वलोनिया रीजन के थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और कुछ जो है वो जर्मन स्पीकिंग के लोग थे। जो मेजोरिटी थी पूरे कंट्री में वो थी तुम्हारी डच स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटीज की, जो कि 59% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। वहीं जो जर्मन स्पीकिंग के जो लोग थे, जो वलोनिया रीजन के थे, वो जो कम्युनिटी थी उनकी वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे 40%, और कुछ परसेंटेज जो रह गए थे वो जर्मन स्पीकिंग के लोग थे और जर्मन कम्युनिटी थी वहां पे। ऑलराइट, उसी तरह श्रीलंका में हमने देखा कि सिन्हाला स्पीकर जो कॉन्स्टिट्यूट, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो 74%, जो कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी वहां पे उन कम्युनिटीज की। वहीं तमिल इंडियंस थे और श्रीलंकन तमिल्स थे। ठीक है, जो तमिल था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स वो थे जो ऑलरेडी वहां कॉन्स्टिट्यूट करते थे, इनहैबिटेंट्स थे ओरिजिनल, और जो इंडियन तमिल्स थे वो माइग्रेट, इंडियन जो थे वो माइग्रेट होके वहां पे गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। ठीक है, और हमने देखा श्रीलंका में कि वहां पे जो है मेजिटोरियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। जैसे कि मेजिटोरियन आप लोग जानते हैं कि एक मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जो है अपना राज चलाती है, डोमिनेंस करती है। क्लियर है? तो हमने देखा उसके कारण क्या हुआ था कि वहां पे जो गवर्नमेंट थी 1956 में लॉज बनाए गए थे कि सिन्हाला की जो मेजर कम्युनिटी थी वही जो है गवर्नमेंट में, वही गवर्नमेंट, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते थे उन्हीं को जो है ज्यादातर वैल्यू दिया जाता था, उन्हीं को आगे बढ़ाने का, उन्हीं को जो है फॉलो करने का निर्देश दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। क्लियर है? और जो तमिल्स थे उनको जो है डिनाइड कर दिया गया था राइट्स को उनके। ठीक है, जो भी प्रेफरेंस दिया जाता था वो सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को दिया जाता, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए। क्लियर है? तो 1980s के टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए थे। ठीक है, तमिल के जो तमिल श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने आवाज भी उठाई थी, बट उनके राइट्स को दबा दिया गया था सिन्हाला जो कि मेजोरिटी थी उनके द्वारा। क्लियर? और वो 1980s के टाइम पे वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्मेशन किए गए थे और एक तमिल एल्लम नाम का स्टेट जो है वो नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका में बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको डिनाई कर दिया गया था। और यही दो कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि जो मतभेद था, इसी कारण क्या होता है श्रीलंका में सिविल वॉर देखा गया था। सिविल वॉर कहने का मतलब है कि वॉर विद इन अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज में जो वॉर होता है उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर।
क्लियर, और विद इन कंट्री ही होता है, कंट्री दूसरे कंट्री के साथ नहीं होता। क्लियर। तो ये देखा था हमने कि श्रीलंका में जो है वेजिटेरियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर। उसी तरह आज देखेंगे हम लोग अकोमोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया था उस कम्युनल डिफरेंसेस को हटाने के लिए, क्या तरीका अपनाया गया। श्रीलंका में हमने देखा था कि वहां पे गवर्नमेंट जो बनी थी वो वेजिटेरियन सिंहला गवर्नमेंट बनाई गई थी। क्लियर। तो बेल्जियम का देखते हैं हम लोग। बेल्जियम लीडर्स टू का डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, यानी कि जो बेल्जियम के जो बेल्जियम में जो कम्युनिटीज थी उन्होंने जो है रीजनल जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, यानी कि रीजन के वाइज में जो अंतरें थी, डिफरेंसेस थी, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज थी, यानी कि कल्चरल यानी कि रीति रिवाजों के हिसाब से जो बंटवारा था, वहां पे बटा हुआ था जो देश, उसको एक साथ ऑर्गेनाइज करने को उन्होंने समझा कि ये एक साथ होना चाहिए ताकि इससे कंट्री में डिवीजन ना हो। क्लियर। बाय 1973 to 1993 they amended their constitution 4 times so as to look out an arrangement that would enable everyone to live together in the same country। तो उन्होंने जो है 20 साल के अंतराल में 1793 से 1993 तक उन्होंने जो है 1973 से लेकर 1993 तक जो है उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और उसमें ऐसे मेथड्स निकाले कि जो है लोग जो है जो कंट्री के जो लोग थे, जो अलग अलग कम्युनिटीज थी, वो एक साथ रह सके ताकि लोग जो है कंट्रीज मतलब जो लोग है कंट्री के उनको प्रभाव ना पड़े, कंट्री पे कोई उसका असर ना पड़े। श्रीलंका में हमने देखा था कि जब सिविल वॉर हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, जब दो कम्युनिटीज के बीच में जब डिफरेंसेस हुए थे, जो मिसट्रस्ट था उनके बीच में, उनकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ श्रीलंका में तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग जो है देश छोड़ के जाने लग गए थे। बट ये कंडीशन जो है बेल्जियम में नहीं होने दिया वहां के लोगों ने, वहां के कम्युनिटीज ने। उन्होंने एकता समझी कि हाँ इस कंट्री को अगर एक साथ रहना है तो दोनों को जो है एक समान अधिकार देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जो उन्होंने मेथड अपनाया था इस चीज को कि कंट्री जो है डिवाइड ना हो, एक साथ रहे, उसको बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया था, बहुत ही इनोवेटिव वे था उनका, जिससे काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था बेल्जियम के कंट्री पे। ठीक है। तो जो मेथड उन्होंने आया था देखो क्या कहता, पहला था कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जैसा हम लोग हमने देखा था पहले पार्ट में कि जो कंट्री था, कंट्री में फ्रेंच डच स्पीकिंग लोगों की जो मेजोरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी 59%, और वही फ्रेंच थी उनकी 40% थी। ठीक है। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे, यानी कि अगर 5 डच स्पीकिंग के होंगे तो 5 हमारे फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स भी उसमें चूज होंगे, उनको नॉमिनेट, उनको इलेक्ट किया जाएगा। और कुछ स्पेशल अगर लॉज बनाए जाते हैं तो दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स को, दोनों कम्युनिटीज के लोगों को जो है बिठाकर डिस्कस किया जाएगा और उस स्पेशल लॉज के बारे में उस स्पेशल लॉज को बनाया जाएगा ताकि कोई एक इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी डिसीजंस ना ले, ताकि कोई एक इंडिविजुअल जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट ना करे और ना ही वो सिंगल डिसीजन ले। यानी कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग दोनों जो कम्युनिटीज थी उनके इक्वल मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होंगे। क्लियर। ये पार्लियामेंट में दूसरा था मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बोला गया कि जो कुछ पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले हुए थे वो उन पावर्स कुछ उनके पावर्स को जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाने लग गया था। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां बेल्जियम की, वो एक सबऑर्डिनेट मतलब उसका एक नीचे वाला जो रीजन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो नहीं माने जाते। जैसे इंडिया में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकार के प्रति जवाबदेही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही है। बट बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री थे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां फ्री थी अपने डिसीजंस लेने के लिए। क्लियर।
तो जो कुछ पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट के जो रीजन्स थे, दोनों कम्युनिटी के जो लोग थे उनको भी दिया जाने लग गया था। यानी कि मान लो ये बेल्जियम है, यहाँ पे किसी और की सरकार है, यहाँ पे किसी और की, यहाँ पे किसी और की, ठीक है। यहाँ पे डच है, यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे डच है, फ्रेंच है, डच है, फ्रेंच है और डच है। तो सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो सारे स्टेट को दिए गए थे, चाहे वो डच स्पीकिंग की हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग की हो। क्लियर। थर्ड है हमारा ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द गवर्नमेंट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स की कंडीशंस अलग थी। ब्रुसेल्स में मेजोरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग की, और जो कि 80% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, और वही जो डच स्पीकिंग थे वो 20% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। तो वहां का जो है एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया ब्रुसेल्स का, जिसमें दोनों कम्युनिटीज को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सरकार में, वहां की गवर्नमेंट में। तो जो मेजोरिटी का जो वहां पे लोग थे, जो कम्युनिटीज थी फ्रेंच स्पीकिंग, उन्होंने इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को क्यों माना, क्योंकि जो सेंट्रल, जो ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी जो डच स्पीकिंग थी, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन माना था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। उसी तरह ब्रुसेल्स के जो मेजोरिटी स्पीकिंग थी फ्रेंच, उन्होंने भी इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का मत रखा था। यानी कि उन्होंने माना कि क्योंकि उन्होंने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है डच वालों ने, तो हम भी जो है डच वालों को ब्रुसेल्स के गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कि क्या क्या जो है बेल्जियम को गवर्नमेंट में अपनाया गया ताकि लोग जो है एक साथ रह सके, उनकी डाइवर्सिटीज, उनके रीजनल डिफरेंसेस जो है उनको रिस्पेक्ट किया जा सके। क्लियर। आइए देखते हैं बाकी के पॉइंट्स। ऑलराइट, सो we'll see the fourth method. Apart from the central government and the state government, there is a third kind of government called community government. जैसा कि हमने देखा कि बेल्जियम में जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें मेजोरिटी डच स्पीकिंग की थी और माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग थी, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स को दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी अलग अलग, उनको भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और ब्रुसेल्स में हमने देखा कि एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें जो है दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, भले ही मेजोरिटी वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग की थी। तो एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया बेल्जियम में, जो कि था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो इलेक्टेड था पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। यानी कि जो थर्ड गवर्नमेंट था कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, चाहे वो डच स्पीकिंग के हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग के हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग के हो। क्लियर। यानी कि मान लो ये तुम्हारा जो रीजन है, ये फ्रेंच का है, ये डच का है, ये फ्रेंच का है, ये जर्मन का है। तो ये जो था यहाँ पे एक अलग कम्युनिटी बनाई गई थी, जो कि फ्रेंच लोगों के द्वारा बोले जाने वाली थी। ये था डच वाले, जिसमें से डच के लोग जो है डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। यहाँ पर जो है जर्मन कम्युनिटी बनाई गई थी। यानी कि इन सब में जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लोग थे और उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई गई थी। और ये जो गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसके पास पावर्स थे कल्चरल के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग। यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दी गई थी वो हमारी कल्चर यानी कि रीति रिवाज के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और हमारे लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग जो है इनके पास पावर होती थी इन कम्युनिटी गवर्नमेंट की। और ये सब देखते थे कि ऐसे कोई इश्यूज ना हो लोगों के हो। ठीक है। These arrangements work well so far. तो देखो ये जो पावर शेयरिंग का जो मेथड होता है जो बेल्जियम हमने देखा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लिकेटेड भी था, बट जब इन्होंने ये फॉलो किया इन सब चीजों को, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था। इसमें कोई लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं होते थे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने गया, सबको जो है इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया, अलग अलग कम्युनिटीज को, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज को। क्लियर। They had to avoid civil war between the two major communities and a possible division of country on the basis of linguistic lines. और ये जो प्लानिंग मेथड जो बनाया गया था, इससे जो है बेल्जियम में सिविक वॉर होने से रोका इसने। और जो दो मेजर कम्युनिटीज थी,
फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, इन दोनों के बीच में सिविक वॉर होने से रोका इसने। और एक पॉसिबल जो डिवीजन हो सकता था कंट्री का लिंग्विस्टिक ग्रुप पे, वो होने से रुक गया। ठीक है। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarters। और जब बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के जब यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए आगे आए थे, तो ब्रुसेल्स को जो है हेडक्वार्टर चूज किया गया था यूरोपियन यूनियन का। क्लियर। तो हमने देखा श्रीलंका का और बेल्जियम का स्टोरी कि किस तरह से जो है इनमें जो है पावर को शेयर किया गया। जो श्रीलंका में ये था कि जो मेजोरिटी डोमिनेट कर रही थी वहां पे सिन्हाला, उन्होंने जो है माइनॉरिटीज पे डोमिनेट किया घर सरकार बनाकर। वहीं बेल्जियम में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बेल्जियम का जो तरीका था पावर शेयरिंग का, वो ज्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू श्रीलंकन गवर्नमेंट, इन विच द सिन्हाला कम्युनिटी विच वाज अ मेजर कम्युनिटी इन श्रीलंका डोमिनेटेड द माइनॉरिटी communities, that is Tamils। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक कि पावर शेयरिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे देखेंगे कि आगे पार्ट ऑफ द वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है पावर शेयरिंग डिजायरेबल है और क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। ठीक है। क्लियर। तो आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी ट्री जिसका नाम है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।